हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एशियंट हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हम लेके आ रहे हैं, वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। पिछले दिनों जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको हम ख़त्म कर चुके थे। बीच बीच में हम उसका टेस्ट लेते आएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे कि कैसे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, कैसे और किसने कैसे कैसे जो है वेदों की जो है रचना हुई, ठीक है। और वैदिक काल कैसे प्रचलित हुआ उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार का किस चीज़ पर भेद है, मतभेद है, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर वैदिक सभ्यता। देखिए, सबसे पहले इसका भूमिका हम देखेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जानता है, ठीक है। देखिए, आर्य सभ्यता ऐसी थी, आर्य लोग जो थे, आर्य लोग ही वेदों की रचना किया ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो हम चलिए उसको यहाँ देखते हैं। आर्य समाज जो है, आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन जो है वेद है। देखिए, ऋग्वेद जो है, ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वंस कर एक नई सभ्यता की नींव रखी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना गया है। इसका मतलब यह है, देखिए, पहले कुछ मतभेद इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि जब ये आर्य आए थे तो उत्तर जो है हड़प्पा के बाद हड़प्पा का पतन कैसे हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो है आर्य लोग ने ही हड़प्पा को ख़त्म करके अपनी नींव रखी, आर्य जो उस बसे और वेदों की रचना हुई, ठीक है। तो इस तरह के कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है, जिसकी वजह से ऐसा हम एक कह सकते हैं कि ऐसे माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना, वैदिक शब्द वेद से बना है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका निर्माता कौन थे? आर्य। वेद की रचना करने वाले कौन थे? आर्य थे, जो विदेश से मध्य सागर से आए थे ना, ये आर्य, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम उसको। वैदिक संस्कृति में आए शब्द अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट होता था, ठीक है, जो संस्कृत में कहा जाता था इनको, ठीक है। सर्वप्रथम को मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। याद रखिए, आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। और ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी वेद है, ठीक है। इसको याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अध्ययन की सुविधा से वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। देखिए, पहला जो है ऋग्वेद काल, दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी तक जो है ईसा पूर्व है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ईसा पूर्व तक एक काल रहा है किसका? ऋग्वेद का, ठीक है। तो ऋग्वेद काल हम और उत्तर वैदिक काल हम देखेंगे। जब ऋग्वेद काल जब खत्म हो गया तो उत्तर वैदिक काल आया, कितना? 1000 से 600 ईस्वी तक ये रहा उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले ऋग्वेद। देखिए, इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना,
ठीक है। देखिए इसका जो काल है, हर एक इतिहास में आप जानते हैं कि कोई भी काल हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे मतभेद होता है, ठीक है, मतभेद होता है काल को लेकर, कितनी से कितनी सी ईस्वी तक है, ठीक है। तो उसमें मतभेद है, लेकिन इतना भी ये भी सच है कि जो आर्य थे किस तरह के लोग थे, कैसे थे, कैसे विद्वान थे, ये भी सही है कि बहुत सारे विद्वान थे, ठीक है। आर्य जो थे वेदों की रचना की है, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस काल में लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता क्या है, ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में ही हुई थी, ठीक है। जो ऋग्वेद काल है, ऋग्वेदिक काल में ही ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी, ठीक है। इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। देखिए ऋग्वेद काल का जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मात्र एक ही स्रोत है, वो कौन सा स्रोत है, ऋग्वेदिक काल, ठीक है, ऋग्वेद काल, तो वहाँ से पता चलता है। देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। जो सिंधु सभ्यता जो थी वो क्या थी, शहरी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता है ये क्या है, ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्यों पर आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। देखिए पशु का जो पालन करते थे, इनका जो है आरंभिक शुरू में जीवन थी, और कृषि इनके लिए गौरव कार्य था। इनके काल में कृषि बहुत हुआ करती थी, ठीक है, कृषि जो है बहुत हुआ करती थी, तो इनका मूल व्यवसाय जो था कृषि था। नेक्स्ट देखिए 1400 ईस्वी पूर्व में बोगजोकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र एवं नत्सल्य का उल्लेख मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे, ईरान से होकर भारत आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती जुलती है, ठीक है। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखिए आर्य के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विचार अलग अलग है कि ये मूल जो आर्य जो होते हैं कहाँ निवास करते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है। तो अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, चलिए उसको हम देखेंगे। देखिए विद्वानों में सबसे पहले विद्वान जो आते हैं आपका मैक्स मुलर जो कहते हैं मध्य एशिया के रहने वाले थे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जो है भारत के हैं, ये कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं सत्य सिंधु प्रदेश में रहते थे। दयाराम सरस्वती कहते हैं तिब्बत में रहते थे। नेहरिंग एवं प्रो गार्डन चाइल्ड कहते थे दक्षिण रूस में रहते थे। गंगानाथ झा ब्रह्मश्री देश में रहते थे। और गाइल्स महोदय का कहना है हंगरी अथवा डेब्यू नदी घाटी के तट पर रहते थे, ठीक है। और लास्ट एक है प्रोंग पेंका जो जर्मनी के मैदानी भाग में रहते थे, ऐसे हम लोग कहते थे। देखिए नोट में यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अधिकांश विद्वान मैक्स मुलर के विचारों से प्रभावित थे, उनको मैक्स मुलर को भी बेस माना, आधार माना, सहमत हुए, ठीक है। तो अधिकतर जो कहाँ रहते थे आर्य, मूल रूप से मध्य एशिया में निवास करते थे। कहाँ, मध्य एशिया में निवास करते थे आर्य, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इनकी जो है निवास स्थान कहाँ थी, मध्य एशिया में। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था, लेकिन अधिकतर जो है विद्वान का मत से माने कि मध्य एशिया में रहते थे, ठीक है। चलिए इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। आर्य की आरंभिक स्थिति की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, जो है आर्यों की जानकारी है मुख्य स्रोत ऋग्वेद से ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। जो है आर्य जो बसते थे मध्य एशिया में
7 नदियों के क्षेत्र में बसते थे, जिसमें हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। ये जो है 7 नदियों के आसपास जो है बसते थे। ठीक है, देखिए वैसे सतलज को क्या पहले प्राचीन नाम क्या था? सूतद्री, विपाशा नाम था ब्यास नदी का, और परुषी है रावी का। ठीक है, ऐसे है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि 7 नदियों के किनारे बसा था। तो नाम भी याद रख लीजिएगा यहाँ पर, सिंधु, सरस्वती, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। ये जो है 7 नदियों के किनारे बसते थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, अफगानिस्तान भी था। सतलज के यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त कहलाता था। ठीक है, मनुस्मृति में सरस्वती दृश्यदर्शी नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवत पुकारा गया है। क्या पुकारा गया? ब्रह्मवत पुकारा गया है। इसे ऋग्वेद सभ्यता का केंद्र माना था। ये सभ्यता का केंद्र माना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गंगा व यमुना द्वाब क्षेत्र एवं उसे सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश भी कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। ठीक है, विस्तार जब करने के बावजूद इनको क्या किया? आर्यव्रत कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिताओं में 31 वेदियों का जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 32 नदियों का उल्लेख किया गया है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी शुक्ल एवं केवल नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है, जो अभी लुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है। तो उसमें पवित्र नदी जो है सरस्वती को बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जबकि जो है सरस्वती तो पवित्र हो गया, जैसे देतीतमा, मातेतमा और नदीतमा भी कहा जाता था, जिसको देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा भी कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जिक्र हुआ है मात्र, जबकि यमुना का 3 बार हुआ है। ठीक है, कितना? 3 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, मुजवंत का उल्लेख किया गया है, पूछे बता दीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं इसकी। देखिए जैसा हमने कहा था प्राचीन नाम, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, परुषणी का रावी नदी है आधुनिक नाम, शतुद्री का सतलज है, अस्किनी का चेनाब है, विस्ता का झेलम है, विपाशा का ब्यास है, गोमती का गोमल है, कुंभ का या कुंभा का काबुल है। ठीक है, आगे देखते हैं। सदानीरा का गंडक है, कुम्मू का कुर्रम है, सिंधु का इंडस है। ठीक है, ये सब जो है आधुनिक नाम है। ठीक है, ये जो है प्राचीन नाम है, ये है आधुनिक नाम है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सामाजिक स्थिति इसके बाद आ जाएगा, कैसे सामाजिक स्थिति होती थी, और उसके बाद राजनीतिक स्थिति देखेंगे हम। ठीक है, फिर आर्थिक भी देखेंगे, फिर धार्मिक भी देखेंगे। तो ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज तक लेना रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर आगे हम जो है इसकी सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।